चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यदि 600 रुपये वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने पर 2 वर्ष में 726 रुपये हो जाते हैं तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हम इस्तेमाल कर देंगे ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि जो पारंपरिक मेथड होती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर n। यानी कि अगर हम बात करें, अमाउंट का मतलब होता है यहाँ पर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + R यानी कि दर बटे 100 की पावर n का मतलब होता है यहाँ पर समय से। ठीक है, यानी कि कोई धनराशि आपको कितनी दी गई है, 600 रुपये, तो हम कहेंगे कि मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपये है। वो कितना 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 726 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या रही होगी जिस दर से ये 600 रुपये की राशि 726 रुपये में परिवर्तित हो गई होगी। तो देखिए, पहले तो हम ट्रेडिशनली अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ट्रेडिशनल मेथड पर जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें अमाउंट का, तो अमाउंट हमें कितना दिया है, तो अमाउंट हो जाती है 726 रुपये। ए की वैल्यू 726 है। प्रिंसिपल की यदि बात करें कितना है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपये है। यदि हम आपसे बात करें कि हमारे पास दर कितनी है, तो दर तो हमें निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। यदि हम बात करें समय कितना है, तो टाइम यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। चलिए, तो फर्स्ट मेथड से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 726 बराबर किसके है, 600। हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, अमाउंट की जगह पे 726, प्रिंसिपल की जगह पे 600। 1 + R की वैल्यू फाइंड करनी है कि होल पावर कितनी, 2 हो जाएगी। तो देखिए, आपका 600 बटे में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 726 अपॉन में कितना हो जाएगा, 600 बराबर में 1 + R/100 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब 726 और 600 को आपको काटना है किसी कॉमन संख्या से। तो चलिए काट देते हैं। किससे कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, तो 6 से ये काटेंगे, 6 × 6, 6 से इसको काटा, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 + R/100 की होल पावर 2 इक्वल टू कितना है, 121/100। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल जैसे लेते हैं, तो 1 + R/100 बराबर में हो जाएगा वर्गमूल में 121/100, और ये बराबर में आएगा आपका 11/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 को ले जाइए उस तरफ, तो R/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 11/10, माइनस में 1 चला जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में आप 1 मानेंगे, ये -10 होगा, तो 11 माइनस क्या करेंगे आप, 10 करेंगे, अपॉन में भी कितना है, 10 है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से R/100 इक्वल टू हो जाएगा, R/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है, 10% वार्षिक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड तरीका देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसको हमें एग्जाम में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी तरीका जो बनता है ना, वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से ही बनता है। तो हमने पहले आपको बता दिया कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच से यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो ये चीज़ हम सीख गए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सेकंड मेथड क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपीज़ दिया है। ये हमारा सेकंड मेथड है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप कहेंगे 600 रुपीज़। अमाउंट की बात करें कितना है, तो आप कहेंगे 726। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पूछा गया है, टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए हमने जैसा कि आपको बोला कि कोई भी शॉर्टकट मेथड या कोई भी तरीका या कोई भी कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ट्रेडिशनल मेथड से ही बनता है। तो हम समझाते हैं आपको कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर हम बात करें, आपने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपने अनुपात तैयार किया पहले, किसका,
अमाउंट टू प्रिंसिपल का। अमाउंट कितना था 726, प्रिंसिपल कितना था 600। तो आपने मिश्रधन का मूलधन से अनुपात निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद उसका वर्गमूल लिया। देखिए वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने के बाद जो यहाँ पर जो रेशियो आया वो 1 साल के मिश्रधन का मूलधन से अनुपात है, यानी कि जो अनुपात आपको यहाँ पे मिला वो 1 ईयर का अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो है। यानी कि जो राशि आपकी 1 साल पहले यानी कि शुरुआत में 10 रुपए थी वो 1 साल के अंत में 11 हो जाती है। तो देखिए अगर 11 रुपए हो जाती है 10 रुपए की राशि, तो ब्याज कितना मिला आपको 1 साल में, तो आप कहेंगे 1 रुपए। किस पर मिला 10 पर। ब्याज किस पर मिलता है हमेशा मूलधन पर, तो ब्याज की दर कैसे निकलेगी, 1 रुपए का ब्याज मिला 10 पर इंटू क्या कर देंगे 100। तो देखिए 10% आया कि नहीं। तो अगर ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई तो इसके बाद हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे हैं उनको आपको सॉल्व नहीं करना था। अब यही चीज हम क्या करेंगे, इस ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से हम जो सेकंड तरीका इसमें लगाने वाले हैं उस तरीके को समझेंगे। देखिए हमने क्या बोला कि आपको क्या करना है, अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है। अब कब आप स्क्वायर रूट लेंगे, कब आप क्यूब रूट लेंगे, कब आप फोर्थ रूट लेंगे, जब बात हो रही हो किसकी 2 साल की तो आप वर्गमूल लेंगे, जब बात हो रही होगी 3 साल की तो आप क्या करेंगे घनमूल लेंगे, जब बात हो रही होगी 4 साल की तो आप क्या लेंगे फोर्थ रूट लेंगे, यानी कि चौथा मूल लेंगे। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है कितने साल की 2 साल की। तो यहाँ पर यदि हम अमाउंट टू प्रिंसिपल का अनुपात तैयार करते हैं, अगर हम इसको हिंदी में बोलें कि मिश्रधन का मूलधन से अनुपात, मिश्रधन का मूलधन से अनुपात यदि हम तैयार करते हैं तो वो क्या बनेगा, तो देखिए मिश्रधन का मूलधन से अनुपात हम बना रहे हैं। तो ये आपका मिश्रधन कितना है 726 और मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 600। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो अनुपात आपके पास आया है ये 2 साल बाद का है, मतलब जो 726/600 का ये अनुपात है, कोई राशि थी जो 600 थी और 2 साल बाद कितनी हो गई 726 हो गई, तो ये 2 साल बाद के आपके मिश्रधन का मूलधन से अनुपात है। आपको दर निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले साल के मिश्रधन का मूलधन से अनुपात चाहिए, क्योंकि दर कैसे निकाल दी जाती है, दर निकाली जाती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन बटे 100, सॉरी 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। ठीक है ना, तो कैसे निकाली जाती है दर, कि आपके पास अगर 1 साल का ब्याज हो और मूलधन हो, उसको आप क्या करें 1 साल के ब्याज को मूलधन से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आती है दर निकल आती है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि भाई हम कैसे दर को निकालेंगे। तो देखिए बात यहाँ हम बात करते हैं कि ये जो अनुपात है आपका ये कब का है, 2 साल बाद का है। तो अगर आपको पहले साल का अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो 6 से ये कटेगा 100 बार और 6 से ये कटेगा 121 बार, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 121/100, यानी कि 121/100। तो ये आपका हो जाएगा 11/10, यानी कि ये जो अनुपात आ गया ना मिश्रधन का मूलधन से, ये कब का अनुपात है 1 साल का, यानी कि 1 साल में कोई राशि 10 थी तो 1 साल के अंत में कितनी 11 हो जाती है। तो ध्यान रखना जब आप वर्गमूल लेंगे तो 2 साल से आप 1 साल पहले पहुंच जाएंगे, और अगर घनमूल लेंगे तो 3 साल से आप सीधे 1 साल में पहुंच जाएंगे। जब आप चौथा मूल यानी कि फोर्थ रूट लेंगे तो 4 साल से सीधे पहले साल में पहुंच जाएंगे। और इसके विपरीत प्रक्रिया, यदि आपको हम बोलें कि कोई राशि का 1 साल का मूलधन का या मिश्रधन का मूलधन से अनुपात कितना है, 1 साल का मिश्रधन का मूलधन से अनुपात आपका 11/10 है, तो 3 साल बाद ये अनुपात कितना होगा, तो आप इसका घन कर देंगे। 2 साल बाद पूछे कितना होगा तो आप इसका वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें आगे जाना है तो वर्ग और घन करना पड़ेगा, और पीछे जाना है तो आपको वर्गमूल और घनमूल करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप देखिए कि मूलधन कितना था शुरुआत में, तो आप कहेंगे सर मूलधन जो हमारा है वो था 10, मिश्रधन कितना हो गया 1 साल के अंत में, तो आप कहेंगे सर जो मिश्रधन है वो हमारा हो गया 11। तो आपसे पूछा जाए जो 10 रुपए थे वो 11 में कन्वर्ट हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 10 से 11 यानी कि 1 रुपए का क्या मिला, ब्याज मिला। अब दर जब निकालनी होती है हमें, तो दर निकालने के लिए हमें जरूरत है 1 साल के ब्याज की, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अपॉन में कितना मूलधन, और इनटू क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। अब आपसे अगर बात करें कि यहाँ पर आपके पास 1 साल का ब्याज कितना है, तो आपको पता है कि जो अनुपात है 11/10, ये 1 साल का अनुपात है किसका,
मिश्र धन का मूलधन से, यानी कि अगर जो राशि आपकी 10 रुपए थी वो 1 साल के अंत में किस में कन्वर्ट हो गई, 11 रुपए में। तो ब्याज कितना मिला आपको, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का ब्याज मिला। 1 रुपए का ब्याज वो भी किस पर मिला, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए पर मिला, क्योंकि 10 रुपए मूलधन है और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। इनटू क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 10%। तो ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकाल लिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अब आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है 5,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। देखिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा, शायद ही, मतलब ये 99% हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा होगा, शायद ही। सीधा लॉजिक आप दिमाग में रखें तो किस तरीके से आप किसी राशि का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर दिया है मूलधन, मतलब वो धनराशि कितनी है। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन की बात करें, तो आपको 5,000 रुपये वो धनराशि दी है। समय कितना दिया है, तो अगर हम टाइम की बात करें तो आप कहेंगे टाइम सर हमें 3 साल दिया है, ठीक है। दर कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 10% दिया है। आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पर आपको निकालना है 3 साल के CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का डिफरेंस। ये हमें क्या निकालना है, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, जो तरीका बता रहे हैं ना कोई फॉर्मूला है, ठीक है ना, आप किस तरीके से करेंगे वो तरीका, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना हमेशा के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका है कि जो आपका मूलधन है उसका आप कितना % निकाल दीजिए, जो भी आपको दर दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5,000 का 10% आप निकालिए। 10% कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 10% को हम जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शनल फॉर्म कितना होता है, 1/10। कैसे लिखते हैं 10% का फ्रैक्शनल फॉर्म, 1/10। तो 10% का साइन हटाते हैं तो बटे में कितना आता है, 100। ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 1/10। यानी कि 10% को भिन्न के रूप में 1/10 कहा जाता है। किसी संख्या का आप 1/10 निकाल लें या 10% निकाल लें, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना। 1/10 किसी संख्या का 10% के बराबर ही होता है, क्योंकि 10% का भिन्नात्मक या फ्रैक्शनल फॉर्म 1/10 होता है। आयु बात आप तक पहुंच गई। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका कितना ब्याज आ गया, तो आप कहेंगे 500 रुपये का ये ब्याज आ गया। ये मूलधन का ब्याज है। ये किसका ब्याज है, मूलधन का ब्याज। ध्यान रखना 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए या 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए हमें मूलधन के ब्याज की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेकिन इसको निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ब्याज जब निकल जाता है तभी उस ब्याज का ब्याज निकलता है। तो अब हमें क्या करना है, जो ब्याज आ गया, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे पास ब्याज आ गया 500, इस ब्याज का भी क्या करना है, 10% निकालना है। अब आप जानते हैं 10% क्या होता है, तो 1/10 निकालना है। 500 का 1/10 निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 50 हो गया। तो एक काम और हो गया, ये जो 500 था ये मूलधन का ब्याज था, ये जो 50 है ये ब्याज का ब्याज है। अब एक बार आपको और क्या करना है, इस ब्याज का ब्याज निकालना है। देखो ध्यान रखना ये कितनी बार करना है, कब कब करना है, ये कैसे याद रखोगे। तो जब 3 साल दिया है आपको, तो आपको एक बार मूलधन का ब्याज, फिर ब्याज का ब्याज, फिर ब्याज का ब्याज, मतलब 3 बार प्रोसेस करनी है। 2 साल दी हो तो एक बार मूलधन का ब्याज और फिर ब्याज का ब्याज, बस 2 बार करना है। 2 साल के लिए केवल यहाँ तक छोड़ देते हैं। 3 साल के लिए आपको एक बार ब्याज का ब्याज और निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 का फिर से 10% निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर 50 इंटू क्या हो जाएगा, 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 3 साल का CI और SI का अंतर कैसे आएगा, तो इसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो, रट्टा मार लो। 3 साल के CI और SI का जो अंतर है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए बहुत शानदार तरीका है। जो सेकंड नंबर का ब्याज आया था, हमने आपसे बोला कि आपको मूलधन के ब्याज की जरूरत नहीं है, आपको केवल ब्याज का ब्याज और ब्याज के ब्याज की जरूरत है।
तो जो सेकंड नंबर पर आपका ब्याज आया था यानी कि 50, उसका आपको 3 गुना करना है। कितना करना है? 3 गुना। और उसमें क्या जोड़ देना है? जो थर्ड नंबर का आपका ब्याज आया था यानी कि 5, उसको आपको जोड़ देना है। तो 50 दिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 150 होता है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 155 हो जाएगा। यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकला? 155 रुपये। ये किस पर? 5000 रुपये की राशि पर। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% वार्षिक है तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल कर आया आपका? 155। किस ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लें कि आपने एक बैंक में 10% वार्षिक की दर से 3 साल के लिए पैसा जमा किया, लेकिन वो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या देता है? ब्याज देता है। दूसरे बैंक में आपने 5000 रुपये जमा किए, उतनी ही राशि जमा की, वो भी 10% की वार्षिक दर से आपको ब्याज देती है, लेकिन उसकी जो ब्याज की दर है वो चक्रवृद्धि वार्षिक है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो ब्याज देती है। तो जब दोनों से आप 3 साल बाद पैसा निकाल के लाओगे तो आप देखोगे कि 155 रुपये में दूसरी वाली बैंक से ज़्यादा मिला। जो ब्याज की दर कैसे दे रही थी आपको? CI के हिसाब से दे रही थी, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे रही थी। क्लियर हो गई? आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 4x³ माइनस 2x² माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 1 का भागफल ज्ञात करें। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कक्षा 10 में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा अपनी कक्षा 10 की वो यादों को, जिसमें हम एक बीजीय व्यंजक का भाग देते थे दूसरे बीजीय व्यंजक से, तो उसमें भागफल भी आता था और शेषफल भी आता था, ठीक है। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा गया कि भागफल क्या होगा, तो आप भागफल तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमसे भागफल पूछा गया है तो जहाँ तक हमारे पास भागफल आ जाएगा वहाँ तक इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे बस आप देखिए इसको। अब आपको याद आएगा कि कक्षा 10वीं में हम कैसे करते थे, तो 4x³ माइनस 2x² माइनस 3, इस पूरे को आपको भाग किससे लगाना है, तो इस पूरे को भाग लगाना है आपको 2x² माइनस के 1 से। अब आप बताइए कि 2x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 4x³ हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना, आपको पता है कि ये भाजक जो होता है यानी कि डिवीजर, और ये जो कोशंट आता है यानी कि भागफल, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस शेषफल क्या बनता है? आपके डिविडेंड के इक्वल होता है, यानी कि भाज्य के इक्वल होता है। तो यहाँ पर यार ध्यान रखना कि जो भागफल आपको इस तरीके से लेना है कि आपकी संख्याएं कटती जाएं, जैसे कि यहाँ पर 4x³ है तो 2x² में आप किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 4x³ बन जाए, तो आप कहेंगे सर एक तो 2 ले लीजिए, तो क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब x² है तो आप x और ले लीजिए तो x³ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई 2x² से होगा पहले तो ये हो जाएगा आपका 4x³ और फिर 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए अब भाग में क्या करते थे, ये साइन बदलेगा माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का। 4x³ से तो ये कैंसिल हो गया पूरा। चलिए तो अब कितना बचेगा, ये x² का टर्म है, ये x का टर्म है, तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो पहले x² वाला टर्म लिख लीजिए, माइनस का 2x² प्लस का 2x, ये प्लस में हो गया कन्वर्ट, और माइनस का कितना 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पर 2x² है लेकिन किसका, माइनस का, और यहाँ पर कितना है प्लस का, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे सर माइनस के 1 से। माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 का मल्टीप्लाई होगा 2x² से, तो माइनस का 2x² हो जाएगा। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन बदल देंगे, ये प्लस ये माइनस, तो देखिए 2x² से 2x² फिर से कैंसिल। अब आपका टर्म क्या बचा, तो आप कहेंगे सर 2x बचा, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप बताइए क्या आप 2x² को 2x बना सकते हैं? बना बिल्कुल सकते हैं, 1/x से भाग दे सकते हैं, लेकिन अब भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब क्या हो गया, भाग नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, ज़्यादा यहाँ कम है, तो ये आपका शेषफल हो गया। अगर आपसे शेषफल भी पूछा गया होता ना तो आप शेषफल भी बता देते हैं, तो ये आपका शेषफल हो गया, यानी कि ये रिमाइंडर हो गया,
ये क्या निकल कर आ गया, रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो चलिए हमने रिमाइंडर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि भागफल कितना है। तो आपने भागफल तो इधर ही तक गया आपका भाग 2x माइनस 1 तक। तो किस ऑप्शन में दिया है 2x माइनस 1, ये आपका भागफल है, यही हमें आंसर देना था कि भागफल कितना है। तो भागफल कितना है भाई देख लीजिए आप। तो भागफल देख लीजिए भाई कितना दिया है 2x माइनस 1, किस ऑप्शन में दिया है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डैश 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 दिया है का मान निम्न होगा। यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। केवल आपको इतना सा काम करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे फॉर्मूले खोल दिए हमने। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब क्या करेंगे, हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 2ab हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4ab हो जाएगा। 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए आप हमेशा के लिए याद कर लें, ये फॉर्मूला है, ये जो आपने प्रूव किया है ना अभी, ये जो वैल्यू निकाली है एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है, 4ab होता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम इसको उल्टा लिख दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2ab जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 4ab में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा भी हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं जो आपके काम के हैं, तो उनको हमेशा के लिए याद कर लें बच्चों। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab नहीं प्लस 4ab करना, क्या करना प्लस का 4ab। देखिए कैसे होता है वो भी आपको बताते हैं। प्लस का क्या कर लेना आपको 4ab कर लेना है। देखिए क्यों, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab किस में से माइनस हो जाएगा, प्लस के 4ab में से, तो बचेगा क्या प्लस का 2ab। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है थर्ड या फोर्थ फॉर्मूला जो आपका है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपसे बोला जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 4ab, आप इसको इस तरफ ले जाइए तो माइनस का 4ab हो गया। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ही हमने दो फॉर्मूले और जाने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू पी हो तो p का मान आपको बताना है। मतलब p का मान बताने का मतलब क्या है कि आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और इक्वल टू में क्या दिया है, तो आपको इक्वल टू में दिया है x प्लस 4 और इंटू में क्या दिया है, तो आपको इंटू में दिया है p। तो p का जब आपको मान निकालना है इसका मतलब क्या है, p का मान कैसे आएगा, तो आप कहेंगे p बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा 12 अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 4।
तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, या तो इसमें आप भाग लगा दीजिए, जो अभी भाग करने का तरीका आपको बताया था, तो जो भागफल आएगा उससे आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन भागफल और शेषफल दोनों बचेंगे वहाँ, तो आप आंसर किसको दोगे, मतलब ये भाई भाग देने की बात करें तो कटना चाहिए इसको किसी न किसी संख्या से, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके गुणनखंड बना लीजिए। दोनों तरीके से हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर। तो पहले हम भाग देना ही बताते हैं, क्योंकि आप अभी भाग देकर आए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को आपको किससे भाग देना है, इसको डिवाइड करना है आपको x प्लस 4 से। तो देखिए आपको एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, आपके पास है क्या x, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ये माइनस ये भी माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बचेगा 3x प्लस 12। अब आपको यहाँ 3x चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 4 जा कितना 12 प्लस का, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0। तो कोसेंट कितना निकल कर आया, भागफल कितना निकल कर आया x प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि जब आप इससे इस पूरी वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा x प्लस 3 आएगा। तो x प्लस 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो x प्लस 3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहें तो इसके एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर निकालना है। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी, ये हम सेकंड मेथड पे बात करते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं। जैसे हमारे पास p की वैल्यू निकालनी है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 12 अपॉन में कितना है x प्लस 4। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर करके देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर क्या आएंगे, आपको 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या मिले, आपको 7 मिले 7 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले, तो आप कहेंगे वो भी प्लस का 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 7 और 4 3 12, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 3। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर कितना बचा 4। तो यानी कि आपने जब फैक्टर किए तो ऊपर वाली जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये किस में टूट गई, ये फैक्टर के फॉर्म में टूट गई आपकी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 के फॉर्म में टूट गई। यानी कि x प्लस 4 जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 4 12 है, इसका एक फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। और नीचे कितना दिया x प्लस 4, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया p की वैल्यू x प्लस 3 आ गई। तो दो तरीके आपके पास हैं, कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1.13 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1.1 की होल पावर 2 इंटू 1.1 0.1 इंटू 3 इंटू 1.1 इंटू 0.1 स्क्वायर, और आपसे वैल्यू पूछिए क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी। आप इतनी सी चीज़ बताइए कि इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे आपको सॉल्व करेंगे, या तो इस पूरे को सॉल्व करिए, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करिए। तो चलिए पूरे को सॉल्व करते हैं। ये आपको दिया है 1.1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू फिर आपको दिया है 1.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए आप इसको पॉइंट थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ली कि है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या है, हो जाएगा 11 की घात 3 यानी कि 1331, ये 1331 होगा। लेकिन अब आपको पता है कि गुणा में, यानी कि अगर आप 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करेंगे तब आपका ये कितना आएगा 1331 आएगा। 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तब 1331 मिला होगा ये आपको। तो अगर गुणा में आपके एक 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 यानी कि 3 अंक बाद यहाँ पर क्या लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है, क्योंकि आप इसको लिखेंगे कैसे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1331 आया ना, तो इसमें एक अंक बाद, इसमें एक अंक बाद, इसमें एक अंक, यानी टोटल 3 अंक बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.331। ये अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121। 121 में कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद, और साथ में आपको 0.1 भी दिया हुआ है। तो 0.1 का मल्टीप्लाई 121 से करोगे
तो ये 121 ही आएगा, बस डेसिमल जो है वो बढ़ जाएगा, तो अभी बढ़ा देते हैं भाई इसमें, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1.1 इंटू कितना, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, लेकिन 2 बार 1.1 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 में, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका हो गया 1.331 और ये आपका मल्टीप्लाई है नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन था बच्चों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, आपकी भावनाएं इतनी मोहित कर देती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 121 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 121 ही आएगा, लेकिन 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 121 का मल्टीप्लाई किससे करिए, 121 का मल्टीप्लाई आप 3 से करिए, 121 का मल्टीप्लाई किससे करिए आप, 121 का मल्टीप्लाई आप 3 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 363। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, तो 3 अंक बाद, ठीक है। तो 3 अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे तो 0.363 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 11 ही आएगा, ठीक है। और 2 अंक ये और 1 अंक ये, यानी कि 3 अंक बाद क्या लगना है, दशमलव, तो ये 0.011 हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये 0.033 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपका इधर सॉल्व होकर कितना आ गया, 0.033। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को जोड़ना, उसमें से एक नंबर आपको माइनस करना है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। 1.331 प्लस क्या करना है 0.033 और उसमें से माइनस क्या करना है 0.363, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1.1.331 में क्या ऐड करना है, तो 0.033 ये आपको ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1, यानी कि ये फाइनली आपका कितना आया, ये आपका आया 1.364। अब इसमें से माइनस क्या करना है 0.363। तो चलिए 0.363 को 1.364 में से माइनस करना है आपको 0.363, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1.001 आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। इतनी मेहनत करने के बाद 1.001 आपका आंसर आया। इतने बड़े क्वेश्चन परेशान नहीं करते, तेज कैलकुलेशन परेशान करती हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही, बात ही कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये समझाने का तरीका था तो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है। किस ऑप्शन में भाई आंसर है आपका, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 56 a की पावर 4 b की पावर 3 इंटू सी को 7 abc से विभाजित करने पर मान है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता ना तो इससे इजी शायद है आपके पास कुछ हो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 56 a की घात कितनी, तो आप कहेंगे 4, b की घात कितनी, तो आप कहेंगे 3 और c को किससे भाग देना है, तो ये बोल रहे हैं कि 7abc से यदि भाग लगाते हैं तो बताइए विभाजित करने पर मान क्या आएगा। तो सिंपल सी चीज है, इसको आप लिखिए 56 a की घात 4 b की घात 3 c अपॉन में 7 abc 7 56, एक घात से 4 घात कैंसिल तो 3 बचेगी, एक घात से 3 घात कैंसिल 2 बचेगी, एक से एक कैंसिल, तो ये हो गया आपका 8 a की घात 3 b की घात 2। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 8 a की घात 3 b की घात 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी जो है सर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो हमने 6वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, कब का पेपर है ये आपका 21 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था, इसमें ओवरऑल मैथमेटिक्स के आपके कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 44 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे 44, 44 क्वेश्चन थे इसमें, और उन 44 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया, काफी कुछ सीखा इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या है और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उनका वेटेज क्या है, ठीक है। तो ये 6 पेपरों का 6वें पेपर का सॉल्यूशन है। तो आप समझ रहे हैं कि हमने 1 से लेकर 6 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। ये कब का पेपर था आपका 21
उससे पहले जो 5वां पेपर था वो भी आपका 21 का ही था शायद, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का, ये इवनिंग शिफ्ट का था। उससे पहले हमने 20 तारीख के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का किया। उससे पहले हमने 19 तारीख के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन किया। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत देखें, और साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा के नाम से, उसको जरूर डाउनलोड करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, उसको जरूर डाउनलोड करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लोगो दिखेगा। जब आप स्टडी अड्डा टाइप करेंगे तो स्टडी अड्डा में इस टाइप का आपको एक लोगो दिखेगा। इस लोगो पर आप क्लिक कर उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी पैकेज, ऑनलाइन टेस्ट, सैंपल पेपर, प्रश्न बैंक, एनसीईआरटी कॉर्नर, ओलंपियाड कॉर्नर और नोट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फुल मटेरियल आपको मिल जाएगा। यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, किसी आप क्लास में, यदि आप नहीं है, आपका भाई बहन कोई पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, तो उन सभी के लिए ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात जो इस ऐप की है वो ये है कि यहाँ पर A to Z यानी कि 0 to हीरो लेवल वाली पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, जो शायद ही आपको कहीं और मिले। तो देर ना करें, नहीं तो फिर आप एक ही गाना गाएंगे कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, इसी बात के साथ, इसी गाने के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।